गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। जो आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 का बायो सावर्ट का नियम। जो चैप्टर नंबर 7 है, अभी हमारे पास जो न्यू सिलेबस है उसकी गाइडलाइंस भी आ गई है, उसमें ये बायो सावर्ट नियम रखा हुआ है। इसकी एप्लीकेशंस भी हैं जो हम यूज में लेंगे, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस जो टॉपिक है उसमें एक टॉपिक था हमारा जो पिछला हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारे से जो चैप्टर से हटा दी गई है कोर्स में, लेकिन वो पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपको बताएंगे जो हमारा एक बायो सावर्ट नियम है उसके अंदर भी हम उसको यूज में लेते हैं। और इसमें एक जो टॉपिक था साइक्लोट्रॉन, वो क्लियरली कट हो गया, एग्जाम में वो आपके नहीं आएगा, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, बायो सावर्ट नियम की। बायो सावर्ट नियम क्या है कि दो वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे बायो और सावर्ट। इन्होंने एक रूल दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि किसी कोई धारावाही चालक तार लिया और उसके लिए उन्होंने क्या निकाला, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। तो वो चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू निकाली उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, अपने नाम से इसको डिफाइन कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या कहते हैं कि जो बायो और सावर्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये दिया कि कोई इस तरीके से हम क्या ले लेते हैं, कोई एल लंबाई का कोई चालक तार ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। अभी हम बात क्या करते हैं, इस जो लंबाई एल लंबाई का जो चालक तार है उसमें जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अभी इस तार का कुछ हिस्सा, जैसे हम बात करते हैं ये कोई डी है, इस लंबाई जो तार है लंबाई का कुछ थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं, डीएल लंबाई का हिस्सा। तो उस बिंदु पर हमें क्या करना है कि यहाँ से कोई आर दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, पी स्थित है, जिस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आ रही है, डीबी ले रहे हैं। ठीक, अभी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि या डायरेक्शंस होती है। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया कि बिंदु पी पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। यहाँ जो ये डीएल अल्फांस है उसकी डायरेक्शन क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग है। अभी साथ में आपको एक चीज और बता देती हूँ, अपन यहाँ जैसे ले रहे दक्षिणावर्ती पेश नियम, हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो हमने रूल्स पढ़े थे उसमें देखा था कि दक्षिणावर्ती पेश नियम का, दक्षिणावर्ती नियम पेश नियम भी था, उसमें क्या स्क्रू कर लिया था, उसको ऐसे रोटेट करवाते हैं। तो यही हम अगर इसके लिए लेते हैं तो ये जो हम बिंदु पी ले रहे हैं, अगर आपको कहीं ये ऐसे क्रॉस का निशान लगा हुआ हो तो उस क्रॉस के निशान का क्या मतलब होगा कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। वहीं अगर कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, एक बिंदु क्या ले लिया हमने, पी डैश ले लिया। देखो यहाँ मैंने क्या लगाया है, पी डैश बिंदु को डॉट से दिखाया। तो ये डॉट क्या बता रहा है कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कि यहाँ इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो क्या है, वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो आप इस चीज को, ये जो डॉट और यहाँ जो क्रॉस अपन सर्कल में ले रहे हैं, इन दोनों चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम इस चीज को बार बार यूज में लेंगे। तो हम फिर आ जाते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर और हम क्या लेते हैं कि हमने कहा कि ये डीएल अल्फांस जो है इसकी डायरेक्शन, इसकी जो दिशा वो भी क्या आ जाएगी, धारा की दिशा में है। और यहाँ जो एंगल है वो क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो जो बायो और सावर्ट नामक दोनों वैज्ञानिकों ने ये कहा कि यहाँ जो ये चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान हम इसको परिणामी रूप में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस जो तार में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मैं धारा के समानुपाती होता है, एक नंबर इक्वेशन लिख दूं। और जो धारा के समान जो चुंबकीय क्षेत्र है, हम कह रहे हैं कि धारा की दिशा और ये डीएल अल्फांस की दिशा क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम बात सिर्फ अल्फांस की कर रहे हैं, तो बायो सावर्ट के अनुसार ये अल्फांस चुंबकीय क्षेत्र इस अल्फांस लंबाई के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरी बात, इसमें यहाँ जो ये चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है, यहाँ जो एंगल थीटा बन रहा है
डी है, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो डीबी है समानुपाती किसके हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। तो जो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं कि डीबी समानुपाती है, हम ये जो दिशा तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ समानुपाती चिन्ह लगा दिया, फिर लिखा आई डीएल सदिश एंड साइन थीटा अपॉन क्या गया r²। ये समानुपाती रूप में जो बायो सावर्ट का नियम है ये है। अभी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक समानुपाती नियतांक यहाँ पर लाना होगा। तो ये जो समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए अभी दूसरी चीज एक हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो हम स्टार को यहाँ ले रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, किसी निर्वात या वायु में। ये हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो बात इतनी कर रहे हैं हम सारे किसके लिए कि ये जो हमने एल लंबाई का तार लिया वो कहाँ स्थित है, किसी निर्वात में है या वायु में स्थित है। तो हम इसका समानुपाती चिन्ह लगाएंगे और यहाँ क्या लिख देते हैं समानुपाती चिन्ह को μ0/4 पाई इंटू क्या जाएगा आई डीएल सदिश साइन थीटा अपॉन क्या जाता है r²। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा बायो सावर्ट नियम हो जाएगा। अभी इसको हम सदिश रूप में और लिखेंगे, उसकी आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात हमने क्या की μ0/4 पाई, ये क्या है कि समानुपाती नियतांक है। यहाँ जो ये μ0 लिया है हमने बात क्या की निर्वात की या वायु की कर रहे हैं, तो चुंबक की बात कर रहे हैं, तो साथ में हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो ये μ0 है इसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये क्या कहलाती है, निर्वात की चुंबकशीलता कह दो या इसे क्या कह सकते हैं हम चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, मैं μ0/4 पाई होता है मात्रक, और इसकी वैल्यू लिख देती हूँ 10 टू पावर कितना होता है -7 Nm²। तो इस तरीके से देखो हमें पता है μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ से बात किसकी क्या हमने μ0 की, μ0 को क्या कहा हमने निर्वात की चुंबकीयशीलता कहते हैं इसे। तो यहाँ या फिर इसका दूसरा नाम होता है चुंबकीय पारगम्यता। तो बात हमने क्या की कि इस μ0 इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 हो गई। अभी इसी में हम आगे बात करते हैं, इसको अगर दिशा के रूप में अगर देना चाहते हैं तो हमने क्या कहा था कि ये जो है इसकी दिशा फिर क्या हो जाएगी डीएल की दिशा r लिख सकते हैं कि एकांक सदिश r हो गया नहीं हो गया। अभी हमें थोड़ा सा हमें पिछली क्लास में जाना होगा कि हमें क्या पता था कि जैसे कोई भी दो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सदिश रूप में हो, तो इनको क्या लिख सकते हैं हम ए बी साइन थीटा लिखते थे या नहीं लिखते थे, और यहाँ पे इसकी या कोई एकांक सदिश लिख दिया जाता है, ठीक है। तो उसी रूप में जो इक्वेशन नंबर हमारी 5 आई है उसको हम क्या करते हैं सदिश रूप में लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो डीबी सदिश है, ठीक है, डीबी सदिश इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे μ0/4 पाई तो क्या आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू, करंट फ्लो हो रहा है। अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम डीएल सदिश क्रॉस क्या लिख सकते हैं r कैप अपॉन क्या लिख दिया इसको r²। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 6 आ गई। अभी हमें क्या पता है कि r कैप इक्वल टू क्या होता है r सदिश अपॉन मॉडुलस ऑफ r होता है या नहीं होता। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि dp सदिश इक्वल्स टू क्या आ जाता है हमारे पास μ0/4 पाई आई, और ये आ जाएगा dl सदिश, हमने इसकी वैल्यू यहाँ रखी तो r सदिश अपॉन क्या जाता है ये क्या हो जाएगा r³, और ये भी क्या आता है बायो सावर्ट नियम जी कहलाता है। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर है कौन कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 5 कह दो, इक्वेशन ये कह दो, या 6 कह दो, या ये 7 कह दो, ये सारी की सारी जो इक्वेशंस है वो किसके अंडर में आ गई अपना बायो सावर्ट नियम ही कहलाता है, जिनकी अलग अलग जो एप्लीकेशंस है वो हम यूज में आगे लेंगे। अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अभी इक्वेशन हमारी
बात करते हैं, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मैं क्या लेती हूँ, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिया जाता है कि यहाँ जो हम P और P डैश जो दो बिंदु मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, वो अगर क्या हो, एक ही बिंदु पर हो, या ये कह सकते हैं कि कहाँ हो, इसे लंबाई के ऊपर ही। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई। या क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, या इसको थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो कंडीशंस इसकी हो सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा वायर है, यही कहीं P है या P डैश है, या इधर P है, इधर क्या है, P डैश है। कि थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारी 0। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, नहीं होती, 0 होगी। तो इक्वेशन नंबर जो 5 है हमारे पास क्या आ जाता है, dv सदिश इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाती है, 0। ये कौन सी आ गई इक्वेशन नंबर, जो केस फर्स्ट है हमारा, कौन सी कंडीशंस में कि दोनों क्या हो, जो हमें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो क्या हो, उस तार के ऊपर ही स्थित हो, वैसी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि ये जो अल्पांश लंबाई ले रहे हैं ये क्या हो, एक दूसरे के लंबवत स्थित हो, जैसी ये सिचुएशन है। या P और P डैश भी क्या हो, दोनों के दोनों क्या हो, लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब क्या हो जाएगा, केस सेकंड हमारे पास आ जाता है थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या आ जाएगा, ये सिचुएशन होगी हमारे पास dB की और किसकी आ जाएगी, अपने L के लिए जो r कैप की दिशा है, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपना 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जो है मान, वो क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 होने का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो dB की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन क्या जाता है, r स्क्वायर। जो कि क्या है, ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, dB की जो मैक्सिमम कंडीशन वैल्यू आती है वो रहती है। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो बायो सावर्ट रूल है उसमें अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति क्या है। तो जो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में जो वैल्यू है चुंबकीय क्षेत्र का, वो क्या होता है, μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। अभी एक चीज इसमें है कि हमने बात किसकी की, अभी तक हमने बात की सिर्फ इस अल्पांश के बारे में बात की, dl अल्पांश के बारे में। अगर यही बात हम किसके करते हैं कि पूरे अगर तार की बात करती जाए, है ना, कि अगर हम बात कर रहे हैं पूरे तार के लिए अगर बात करते हैं, तो ये सिचुएशन क्या आ जाएगी, हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर ये सतत रूप में वितरित है dl 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 अल्पांश, तब तो हम क्या ले लेते हैं, समाकलन का चिन्ह ले लेते हैं। अदरवाइज हम इसको किस रूप में ले सकते हैं, सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है ये हम क्या लिख सकते हैं, केस थर्ड इसको बना सकते हैं कि जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है गैर लंबाई का जो चालक तार दिया है, उसके लिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0 अपॉन 4 पाई को क्या लिख लो अपने बाहर, और सिग्मा क्या आ जाएगा यहाँ से I dl साइन थीटा अपॉन क्या जाता है, r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो कुल चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या आ जाती है, b सदिश इक्वल टू हो जाता है μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया। तो यहाँ जो हमारे पास जो निकालना पड़ेगा हमें आगे, इसमें परिनालिका के लिए, टॉरॉइड के लिए, इनके लिए जो हम वैल्यू निकालेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ही निकालेंगे। अभी देखो हमने इस रूल को पढ़ा तो हमने कुछ किसी दूसरे रूल में क्या देखी, कुछ सिमिलरिटी भी देखी, कुछ उसमें क्या रहेंगे, डिफरेंसेस में रहेंगे। हमने जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट थी हमारी, उसमें एक गाउस का नियम पढ़ा। अभी हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और वहां हमने बात किसकी की थी, सारी इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। तो अभी हम इसी में पढ़ेंगे, इसी में जो डिफरेंस हो उन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है वो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो डिफरेंस की बात करें तो या थोड़ी सिमिलरिटी की बात करें तो उनकी बता देती हूँ आपको। सिमिलरिटी क्या क्या है, यहाँ देखो बात किसकी कर रहे हैं, आइडियल, इनकी धारा अल्पांश जो धारा इस तार में टोटल आइडियल ही तो ये इतने से हिस्से में, ठीक है। वहां जो बात किसकी कर रहे थे, हमारे
आवेशों की बात कर रहे हैं और यहाँ इसकी बात कर रहे हैं फिर धारा की। अभी हम बात किसकी करते हैं, बायो सावर्ट नियम व गाउस नियम की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इनमें सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। सिमिलरिटी में हम अगर एक नंबर पे बात करते हैं तो देखो जो बायो सावर्ट नियम है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो अल्पांश धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो गाउस के नियम में हम बात कर रहे थे किसकी, अल्पांश आवेशों के बारे में बात कर रहे थे, पहली बात। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जो डीबी सदिश है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, 1/r²। और वहीं आपको ध्यान में हो तो हमने गाउस के नियम में किसका कौन सा नियम था, ये भी किसके नियम का बात करता है, ये भी व्युत्क्रम नियम की बात करता है। ये तो इन दोनों में क्या हो गई, समानताएं। वहीं अगर हम बात किसकी करते हैं, इनमें अंतर की बात करते हैं, ठीक है। अंतर की बात करें तो ये जो गाउस का नियम है उसमें हमने क्या देखा था कि गाउस के नियम के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उससे क्या होगा कि वो एकल आवेश के कारण या क्या कर सकते हैं हम आवेशों के वितरण दोनों के कारण कर सकते हैं। किसमें, गाउस के नियम में आवेशों का वितरण हो या क्या कह सकते हैं एकल आवेश हो, उस कंडीशन में भी गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जबकि जो बायो सावर्ट नियम है उसमें क्या होता है, अल्पांश धारा के कारण ही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि बायो सावर्ट नियम में तो क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। और जो गाउस के नियम से क्या आता है, हमारा विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। जो सेकंड जो डिफरेंस है इसका क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि जो डीबी है वो क्या समानुपाती किसके हो जाएगा, अपना आई डीएल सदिश साइन थीटा अपॉन क्या आता है, r²। जो गाउस का नियम है वो किसके बारे में हम बात कर रहे थे, गाउस के नियम से चुंबकीय बल जब निकाला था क्या आया था हमारे पास, F समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन किसकी बात की थी हमने, Q1 Q2 अपॉन r²। और जो विद्युत क्षेत्र निकाला था वो क्या गया था, E = क्या था, KQ अपॉन r²। यानी कि समानुपाती चिन्ह लगाते ये आया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे विद्युत बल की भी बात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ पे Q अपॉन r² आ गया। और जो दो डिफरेंस तो ये हो गए। और फिर दूसरी चीज इसमें त्रिज्य सदिश के बारे में भी है कि यहाँ जो कंडीशन है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है, इस थीटा की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है कि ये जो अल्पांश है वो किस एंगल पे है या उसकी त्रिज्य सदिश है या नहीं है, तो किस एंगल पे है। क्योंकि त्रिज्य सदिश तो है, ये सदिश राशि तो है, ये तो हमें पता है। तो वहां जाके हमें इसके बारे में पता करना है। तो ये क्या हो गया, इनमें मेन जो डिफरेंस है वो हो गए। तो इस तरीके से जो बायो सावर्ट नियम है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कहें या जो पुराने सिलेबस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलिए कि ये 99% इसमें से जो बोर्ड एग्जाम्स आप कहते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो अगला हमारा इसी चैप्टर